लुपिता को या किसी ब्लैक एक्ट्रेस को एक स्ट्रॉन्ग रोल देना होता तो वो उसे पेनेलोपे का रोल देता। असल कहानी में भी एक स्ट्रॉन्ग महिला और अगर ब्लैक इज ब्यूटीफुल यही नैरेटिव पुश करना होता तो निम्फ वाला कैरेक्टर परफेक्ट था। महीने भर से ये लेफ्ट और राइट वाले आपस में लड़ रहे थे तो नोलन बैठा हुआ पॉपकॉर्न खा रहा होगा, क्योंकि उस अपनी मजेदार बात जो फिल्म ओडिसी में भी छिपाई गई है और लोग उसके बारे में कम बात करते हैं। ओडेसियस ने भी इस वॉर से बचने के लिए एक जुगाड़, रमेश पटेल, और उसके थ्रू पूरी इंडियन और ब्राउन कम्युनिटी पर रेसिस्ट टिप्पणियां कर रहे थे। इन उल्लू के पट्टों से कोई पूछे, क्योंकि अमेरिकन राइट विंग और खास तौर पे ये ट्रंप के टट्टों के दिमाग गोटियों की जगह होते हैं और उनकी गोटियां दिमाग की जगह होती हैं। इन्हें केवल रेसिज्म फेंकना है, वो ब्लैक्स पे हो, इंडियंस, ग्रीस में अब तक शोज हाउसफुल चल रहे हैं। ये अमेरिकन गोरे ग्रीक्स के बिहाफ पे आहत हो गए। आय हाय हाय, व्हाइट मैन्स बर्डन, पूरी दुनिया के बिहाफ पे लोग। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों, होप करता हूँ आपने क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म दी ओडिसी देख ली होगी। अगर नहीं तो ये आशा करता हूं कि आपने मेरा ये रिव्यू देख लिया होगा। अगर वो भी नहीं देखा है तो भाई दोनों देखिए। इस वीडियो में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे दी ओडिसी को लेकर के, और सबसे जरूरी उसके चारों ओर जो कंट्रोवर्सी हुई थी और कई महीनों से चल रही थी कि नोलन वोक हो गया है, ब्लैक हेलन कास्ट कर ली, एकिलीस के रोल में एक फीमेल से मेल बने एक्टर एक्ट्रेस जो भी उसे कहेंगे उसे कास्ट कर लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस सब को लेकर के जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी और ओडिसी की कहानी, प्लॉट, इसको लेकर के और जो ओवरऑल नैरेटिव फिल्म का था उसकी इन डेप्थ चर्चा करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि इस फिल्म में बड़ी ही सुंदरता से सारी कंट्रोवर्सी के मुंह पे ना केवल तमाचा मारा है बल्कि कास्टिंग एकदम परफेक्ट थी, और ये बात इस वीडियो के अंत तक लॉजिकली सिद्ध कर दूंगा। तो यदि आपने ओडिसी देख ली है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने नहीं देखी है थोड़े से स्पॉइलर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जैसा कि मेरी पिछली वीडियो के कमेंट में एक भाई ने लिखा था कि स्पॉइलर तो होमर जी ने सदियों पहले दे ही दिए थे, तो अब आप देख लीजिए। सबसे पहले फिल्म की स्टोरी की बात करते हैं तो फिल्म बेसिकली ट्रोजन वॉर पर बेस्ड नहीं थी बल्कि उसके बाद की इथिका के किंग यानी कि ओडेशियस की जो जर्नी थी, यानी कि ट्रॉय से वापस इथिका आने में जो उसे 10 साल लगे थे, ये फिल्म उसकी कहानी बताती है कि वो 10 साल क्यों लगे और इस पूरी जर्नी में कैसे ओडेशियस को रियलाइज हुआ कि जो वो ट्रॉय में करके आया है वो न केवल वॉर के स्तर पे गलत था बल्कि उन्होंने अपने ही देवी देवताओं का, अपने आराध्यों का किस तरीके से अपमान किया, और सबसे बड़ी बात कि ज़्यूस इज लॉ जो कि फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, जो कि उस एरिया के सभी लोग उस समय फॉलो किया करते थे, उसका उन्होंने कितना बड़ा उल्लंघन किया। यही इस फिल्म का मोटा माटी नैरेटिव था। तो सबसे पहले इसी को लेकर के बात करेंगे। क्या थी ये पूरी ट्रोजन वॉर? इसमें सबका एक तो अपना अपना पर्सपेक्टिव था और अपने अपने मन में हर कोई सही ही कर रहा था, और क्योंकि ये ग्रीक माइथोलॉजी है तो इस कहानी को हर कोई देखता भी अपने अपने पर्सपेक्टिव से ही है। यदि क्रिस्टोफर नोलन की बात करूं और एक लाइन में कहा जाए तो नोलन ने अपनी फिल्म दी ओडिसी और इस पूरे युद्ध और ओडेशियस की जर्नी का निचोड़ यह निकाला कि जब आप अपने ही लोगों को एक बेमतलब के युद्ध में घसीटते हो और किसी की पर्सनल लड़ाई का बदला हजारों निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या यानी कि ब्रूटल मर्डर्स करके लेते हो, तो आपका बचा हुआ जीवन आत्मग्लानि या यूं कह दे कि गिल्ट या पश्चाताप में ही बीतता है, या यूं कह दूं कि आपको बिताना पड़ता है। ट्रोजन वॉर होने का मेन कारण स्पार्टा के राजा मेनेलियस की पत्नी हेलन थी, और यह बात आपको अधिकतर लोग और अधिकतर जगह सुनने को मिलेगी क्योंकि पॉपुलर कल्चर में यही माना जाता है कि हेलन इसका कारण थी, जबकि सच यह है कि ट्रोजन वॉर होने का असली कारण मेनेलियस नहीं बल्कि उसका भाई एगमेम्नन और उसकी सत्ता की, पावर की और युद्ध की भूख थी। एगमेम्नन बहुत समय से ट्रॉय और उसके आसपास के एरिया पे हमला करने की और उस किंगडम को रूल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। उसके आसपास के और दोस्त राज्य जो थे, राजा जो थे, उसका भाई यानी कि स्पार्टा का राजा मेनेलियस, एथिका का राजा ओडेशियस, ये सभी राजा कभी साथ में आते ही नहीं थे क्योंकि किसी के पास ट्रॉय पर हमला करने का कोई ठोस कारण नहीं था, कोई रीजन नहीं था। और वो कारण उसे कैसे मिला? यहीं से शुरू होती है अगली कंट्रोवर्सी। तो मेनेलियस की जो पत्नी थी उसका नाम था हेलन, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में उस समय की दुनिया की सबसे सुंदर महिला मानी जाती थी। अलग अलग लेखक जैसे कि होमर, हेसियोइड, वर्जिल, ये सब अपनी अपनी राइटिंग्स में बताते हैं कि किस तरह उसकी शादी के लिए एक कंपटीशन होता है जिसे मेनेलियस जीत जाता है, और बाकी के जो राजा उस कंपटीशन में आए थे जो कि सूटर्स कहलाते थे उस समय पे, उन सबको ये कसम लेनी पड़ती है, ये ओथ लेनी पड़ती है कि आगे फ्यूचर में वो लोग हेलन की किसी भी अन्य व्यक्ति से रक्षा करेंगे। अब आगे की कहानी थोड़ी सी पर्सपेक्टिव बेस्ड है क्योंकि ये माना जाता है कि हेलन की जब मेनेलियस से शादी हुई तो आगे चल के हेलन को पता नहीं वो पसंद नहीं आया या क्या हुआ,
या फिर यह भी कहा जाता है कि उसकी एज शादी के समय बहुत कम थी, तो उस समय उसे उतनी बुद्धि नहीं थी, बड़ी होकर के उसे बुद्धि आई या पता नहीं क्या आ गया। हुआ यह कि हेलन ट्रॉय के प्रिंस पेरिस के साथ भाग जाती है। अब इस पर कुछ लोगों का कहना है कि पेरिस ने हेलन को जबरदस्ती उठाया था, और कुछ लोगों का कहना है कि हेलन अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। और अगर मैं बात करूं क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी फिल्म की, तो उसे देखकर लगता है कि हेलन के कैरेक्टर को विक्टिम दिखाने की कोशिश तो की है, लेकिन यह भी बताना चाहा है कि मेनेलियस उसके साथ एक अच्छे पार्टनर जैसा व्यवहार नहीं करता था, जैसा कि एक राजा को अपनी रानी के साथ या एक पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। लेकिन फिल्म को हम साइड में भी रख दें, मैं आपसे एक नॉर्मल इंसान की तरह सवाल पूछूं कि आप मान लीजिए कि आप मेनेलियस जैसे किसी व्यक्ति के दोस्त हैं, और ऐसे समय में आपको पता चलता है कि आपके दोस्त की पत्नी छोड़कर चली गई है, और ये दोनों कारण आपको पता चलते हैं, तो आप क्या करते? एक सेंसिबल लॉजिकल व्यक्ति जिसमें 100 ग्राम भी दिमाग होगा, वो पहला सवाल अपने दोस्त यानी कि मेनेलियस से ही पूछेगा कि भाई क्या तू उसके साथ एक अच्छे पति जैसा व्यवहार करता था? क्योंकि यदि इसका जवाब ना है तो उसे तुम्हें छोड़ के जाने का पूरा हक है, और तुम्हें घटिया इंसान हो और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पर यदि इसका जवाब हाँ है और फिर भी वो महिला तुम्हें छोड़ करके किसी और के साथ भाग गई है, तो मतलब वो चरित्रहीन यानी कि कैरेक्टरलेस है, और तू ऐसी कैरेक्टरलेस बीवी के साथ क्यों रहना चाहता है? तुझे वो वापस क्यों चाहिए? लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हेलन का पेरिस के साथ भाग जाना या पेरिस का उसे किडनैप कर लेना, ये ट्रोजन वॉर का असल कारण था ही नहीं। इस इवेंट ने तो बस एगमेम्नन के अंदर जल रही एक छोटी सी आग में पेट्रोल का काम किया और उसे भभका दिया। क्योंकि जब पेरिस और हेलन भाग जाते हैं तो मेनेलियस सबसे पहले भागता है अपने भाई एगमेम्नन के पास, जो कि काफी तगड़ा वॉरियर माना जाता था। फिल्म में भी उस कैरेक्टर की ऑरा फार्मिंग एकदम तगड़े लेवल पे की गई है। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको पता ही होगा, एकदम डार्क नाइट राइसेस वाले बेन की तरह उसकी एंट्री होती है हर जगह। 3-4 जगह बस एंट्री हुई है और उतने में ही वो फुल ऑरा फार्मिंग कर गया। तो मेनेलियस का दुखड़ा सुनने के बाद उसने आपदा में अवसर खोज लिया और दोनों भाइयों ने ट्रॉय पे हमला करने के लिए आसपास के सभी वॉरियर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब आते हैं ओडेशियस पे कि भाई इस पूरी बेगानी शादी में ये अब्दुल्ला दीवाना क्यों और कैसे बन गया। वो तो बस एक बगल के किंगडम यानी कि एथिका का राजा था और मेनेलियस का दोस्त था। ओडेशियस इस सब में क्यों और कैसे फंसा? क्योंकि ओडेशियस भी उन स्यूटर्स में से एक था जो हेलन से शादी करने वाले कंपटीशन में पहुंचे थे। तो एक तरह से ओडेशियस ने भी एक कसम या ओथ ली थी कि उसे हेलन की रक्षा करनी होगी, और अब मेनेलियस और उसका भाई उसे वही ओथ याद दिला करके ट्रोजन वॉर में घसीटने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक मजेदार बात जो फिल्म ओडिसी में भी छिपाई गई है और लोग उसके बारे में कम बात करते हैं, क्योंकि उससे ओडेशियस का जो कैरेक्टर है वो हमें कावर्ड सा लगता है, कायर सा लगता है। लेकिन मैं उसे कायरता नहीं, समझदारी कहूंगा, सेंसिबिलिटी कहूंगा, क्योंकि इस लड़ाई में असल में कोई भी राजा जाना नहीं चाहता था, और ओडेशियस भी ऐसे ही राजाओं में से एक था, जिस पर एक बहुत बढ़िया संदर्भ भी ग्रीक माइथोलॉजी में लिखा गया है। ट्रॉय में लड़ने जाने से बचने के लिए सभी वॉरियर्स कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहे थे, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, खराब पति तू है, कैरेक्टरलेस बीवी तेरी है, तेरी लड़ाई है, ये किंगडम का मसला कैसे बना? पेरिस उसे जबरदस्ती लेकर भागा भी, ये तो तू कह रहा है ना, क्या पता वो वहां पे खुश हो। तो ओडेशियस ने भी इस वॉर से बचने के लिए एक जुगाड़ लगाया। उसने खुद को मेंटली अनस्टेबल सा या पागल सा दिखाने के लिए एक चाल चली। वो एक बीच पर गया, हल के एक तरफ बैल और दूसरी तरफ गधा बांधकर बीच पर यानी कि समुद्र के तट पर ही हल चलाने लगा। न केवल हल चलाने लगा बल्कि बीज यानी कि सीड्स की जगह उसने नमक बिखेरना शुरू कर दिया, ताकि लोग उसे पागल समझे और इस कारण उसे सेना में भर्ती ना होना पड़े। लेकिन उसकी चालाकी एक्सपोज करने के लिए मेनेलियस ने उसके छोटे साल भर के बेटे टेलेमेकस को हल के सामने रख दिया। अब भाई सीधी सी बात है, बंदा असल में पागल तो था नहीं, अपने बच्चे पर हल कैसे चढ़ा देगा? तो वह रुक जाता है और यह चालाकी एक्सपोज हो जाती है और उसे युद्ध में जबरन जाना पड़ता है। यह पूरा इंसिडेंट फिल्म में नहीं दिखाया गया है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये थी फिल्म से पहले की कहानी। पर हमारी फिल्म शुरू होती है ट्रोजन वॉर खत्म होने के बाद से। तो ये सभी सो कॉल्ड वॉरियर्स जो थे ये ट्रॉय चले तो गए, लेकिन 10 साल वहां इन्होंने केवल मार खाई। इन्हें बीच पर ही खूब कूटा गया और ये लोग किले के अंदर भी एंटर नहीं कर पाए थे। 10 साल बीच पर सड़ने के बाद ओडेशियस, जो कि इन सभी मूढ़मतियों में सबसे समझदार और चतुर था, उसे एक चाल सूझी। उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा तैयार किया और समुद्र के तट पे उसे रख दिया और ट्रॉय के किंगडम में एक खबर भिजवा दी कि हम लोगों ने हार मान ली है और अब हम वापस जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते हम ट्रॉय के लोगों के लिए, किंगडम के लिए और एथिना के लिए ये छोटा सा गिफ्ट या ऑफरिंग छोड़कर जा रहे हैं। अब ये एथिना कौन?
एथेना एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन की विजडम की देवी मानी जाती थी। फिर चाहे किसी भी किंगडम के लोग हों, एथिका, ट्रॉय, स्पार्टा, सभी एथेना को मानते थे। एग्जाम्पल से समझना है तो इसे ऐसे मान लीजिए कि इंडोनेशिया, मलेशिया भले ही भारत से जमीनी स्तर पे जुड़े हुए नहीं है, दूर है, बीच में समुद्र है, लेकिन कुछ हजार साल पहले वहां भी हिंदू बसे हुए थे और वहां के लोग भी सेम आराध्यों को पूजा करते थे। चाहे राम जी हो, कृष्ण जी हो, शिव जी हो, शिवलिंग अलग अलग जगह हमें मिलते ही रहते हैं। तो भले ही दोनों राज्यों में अलग अलग राजा हो सकते हैं, दोनों राजाओं के बीच में झगड़ा भी हो सकता है राजपाट को लेकर के, लेकिन दोनों ही सेम देवी देवताओं को पूजते थे। इसी तरह ट्रॉय के किंगडम में भी एथेना और सभी ओल्ड ग्रीक गॉड्स को माना जाता था, जिस कारण उनके लोग उस गिफ्ट को यानी कि लकड़ी के घोड़े को खींचकर अपनी सिटी या राज्य के भीतर ले जाते हैं। लेकिन यही तो ओडेशियस की चाल थी। असल में वो घोड़ा कोई तोहफा नहीं था, बल्कि वॉर की एक कूटनीति, एक चाल थी। लकड़ी के घोड़े के अंदर कुछ सैनिक छुपे हुए थे जो रात होते ही उस घोड़े से बाहर निकलते हैं और ट्रॉय के शहर के दरवाजे भीतर से खोल देते हैं। इसके बाद एगमेम्नन और मेनेलियस की पूरी सेना शहर में घुस जाती है और खूब मारकाट मचाती हैं। यदि ओडेशियस फिल्म के रेफरेंस की बात करूं तो वो लोग अपने 10 सालों का भरा हुआ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन यानी कि जहर एक रात में उस पूरे शहर पर इस कदर निकालते हैं कि वो ये तक भूल जाते हैं कि वो लोग सेम गॉड शेयर करते हैं। वो अपनी ही देवी एथेना की मूर्ति तक को नहीं बख्शते, उसको भी तोड़फोड़ कर देते हैं। निर्दोष लोगों के घर जलाए जाते हैं, मारकाट मचाई जाती है। ऐसे लोग जिनका हेलन, पेरिस से कोई लेना देना नहीं था, उनकी गलती बस ये थी कि वो ट्रॉय के आम नागरिक थे। सेना ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी पकड़ पकड़ के मारा काटा जाता है, फीमेल्स तक को नहीं छोड़ा जाता। फिल्म में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सिंबॉलिक सीन है जहां एथेना की मूर्ति के ठीक नीचे 4 सैनिक मिलकर एक महिला की गर्दन काट देते हैं। मारकाट मचाने के बाद, युद्ध जीतने के बाद जब ये लोग घर वापस लौटते हैं तो ओडेशियस अपने कुछ 600 लोगों के साथ 12 के करीब नावों की फ्लीट में लौट रहा था, जहां रास्ते में उसे सी और स्टॉर्म यानी कि समुद्र और आंधी या हवा के देवता पोसाइडन का एक श्राप झेलना पड़ता है, क्योंकि वो लोग पोसाइडन के बेटे यानी कि एक बड़े से जायंट को घायल कर देते हैं रास्ते में। इसके बाद एक एक करके न केवल ओडेशियस की सारी नावें तबाह हो जाती हैं, बल्कि जब तक वो वापस एथिका यानी कि अपने घर पहुंचता है तो उसके साथ के सारे लोग 600 के 600 मर चुके होते हैं और वो अकेला अपने किंगडम पहुंचता है। इस सब में 10 साल बीत जाते हैं, क्योंकि पोसाइडन का जो श्राप था वो 10 सालों के लिए था, यानी कुल मिला के पूरे 20 साल वो अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार, किंगडम सबसे दूर था। फिल्म की बात करें तो इस पूरे सफर में ओडेशियस को अलग अलग पॉइंट्स पर एथेना दिखती है, या यूं कहें कि उसका मार्गदर्शन करती है, लेकिन इसके साथ ही वो उसे बार बार याद भी दिलाती है कि वो किस तरह के पाप और आतंक मचाकर आया है। उसे वापस आने पर अपने ही राज्य में रह रहे, उसके घर में, उसके महल में रह रहे कई स्यूटर्स मिलते हैं जो उसके राज्य, उसकी पत्नी दोनों पर बुरी नजर गड़ाए बैठे थे। उसे जाकर उन सबसे लड़ना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है, लेकिन इस सबसे बड़ी चीज कि उसे अपनी पत्नी को आकर ये पूरी स्टोरी सुनानी पड़ती है और ये गिल्ट सुनाना पड़ता है, जिसके साथ ओडेशियस को न केवल पिछले 10 साल से जीना पड़ रहा था, बल्कि आगे की जिंदगी भी उसे इसी गिल्ट, इसी पश्चाताप के साथ जीनी है। और ऐसा क्यों, इस बात को मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। उससे पहले आते हैं वीडियो के अगले पार्ट पे, जहां कास्ट और कंट्रोवर्सी की बात करता हूं मैं, जो इस फिल्म के अराउंड हुई थी। तो सबसे पहले जो फर्जी खबर फैलाई गई थी वो ये कि एलियट पेज, ये जो एक्टर, एक्ट्रेस, जो भी आप इन्हें कहें, ये ओडिसी फिल्म में अकिलिस का रोल कर रहे हैं। अकिलिस कौन था? अकिलिस एक योद्धा था जिसका कैरेक्टर ट्रॉय फिल्म में ब्रैड पिट ने निभाया था। वो भी इस वॉर में ट्रॉय के अगेंस्ट यानी ओडेशियस और एगमेम्नन के साथ में लड़ा था। बता दूं कि ग्रीक माइथोलॉजी में अकिलिस बहुत वीर, बहुत तगड़ा योद्धा माना गया है। वो इस लड़ाई में लड़ा जरूर था, बट वो इस लड़ाई में एगमेम्नन के लिए नहीं लड़ा था। उसकी तो खुद एगमेम्नन से बहुत डिसएग्रीमेंट्स थे। वो इस लड़ाई में केवल अपने एक दोस्त पेट्रोक्लस की मौत का बदला लेने के लिए लड़ा था। तो नोलन की फिल्म को लेकर यह खबर पूरी तरीके से फेक थी, जिस पर कई महीनों से अमेरिकन राइट विंग के गोरे तड़प रहे थे। असल में एलियट पेज ने एक सैनिक सिनोन का कैरेक्टर निभाया है फिल्म में, जिसे जब सेना में रिक्रूट किया गया था तो उसकी एज केवल 10 साल थी। छोटा सा बच्चा, जिन्होंने फिल्म देखी है वो समझ गए होंगे। और वो रॉबर्ट पैटिंसन के कैरेक्टर के घर में काम करने वाले नौकर का बेटा था, जिसे बड़ी चालाकी से उसने युद्ध में अपनी जगह धकेल दिया था। और जब ये सारे लोग 10 साल तक ट्रॉय की सेना से वहां पिट रहे थे, उस समय वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और वो 20 साल का हो गया।
उसका रोल फिल्म में यह था कि उसे उस ट्रोजन हॉर्स की रक्षा करते हुए, उसे प्रोटेक्ट करते हुए दिखाया गया है। और जब ट्रॉय के कुछ सैनिक उससे ट्रोजन हॉर्स के पास आकर कुछ पूछते हैं तो बताता है कि ये एथेना के लिए एक गिफ्ट है। ये एलियट पेज का पूरा रोल था। अब आप ही बताइए कि क्या 20 साल के लड़के या बच्चे के लिए एलियट पेज को कास्ट करना एक परफेक्ट कास्टिंग थी या नहीं? नोलन ने क्या एलियट पेज की फिजिक का, उनके चाल ढाल रंग रूप का एकदम प्रॉपर यूज किया या नहीं? ये हुई पहले कैरेक्टर की बात। अब आते हैं अगली कैरेक्टर पे जिस पे कंट्रोवर्सी हुई थी, जेंडाया का पात्र। जेंडाया एक एक्ट्रेस के रूप में मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि उसके चेहरे में वो मल्टीपल एक्सप्रेशंस कह दें वो सब नहीं आ पाते। वो खुशी, दुख, गुस्सा सब में एक जैसी लगती है। लेकिन इससे ज्यादा अमेरिकन गोरे इस बात से आहत थे कि ग्रीक गॉडेस के रूप में उसे क्यों कास्ट किया गया, ये तो ग्रीक्स का अपमान है, ये है वो है। वो अलग बात है कि ग्रीस में अब तक शोज हाउसफुल चल रहे हैं ओडिसी के। I'm deeply insulted. I actually thought that the movie was pretty good. Shut up, I'm being offended for you. Oh. ये अमेरिकन गोरे ग्रीक्स के बिहाफ पे आहत हो गए। आय हाय हाय, व्हाइट मैन्स बर्डन। पूरी दुनिया के बिहाफ पे लोग आहत हो जाते। तो क्रिस्टोफर नोलन ने जेंडाया के कैरेक्टर में लेयर्ड राइटिंग का इतना शानदार उदाहरण दिया है और अपनी कलम का लोहा मनवाया है कि अगर आपने फिल्म देख लिया तो आप इसका आनंद ले चुके होंगे और समझ गए होंगे। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आगे समझ जाएंगे। जेंडाया का कैरेक्टर असल में एथेना था भी और नहीं भी। जैसा कि मैंने बताया कि फिल्म में वॉर के समय जब एथेना की मूर्ति की गर्दन तोड़ी जाती है, उसी समय पैरेलल ड्रॉ करने के लिए ओडेशियस की आंखों के सामने जेंडाया के कैरेक्टर की भी गर्दन काटते हुए दिखाई गई है। जेंडाया जो कि ट्रॉय की एक आम लड़की थी, और यह बात हमें फिल्म के क्लाइमैक्स में रिवील होती है। तो यदि आपने फिल्म देखी है तो आपके मन में भी यह प्रश्न जरूर आया होगा कि यार ये जेंडाया एथेना थी या फिर वो लड़की थी? असल में वो उन दोनों का ही मिक्सचर थी। तो ओडेशियस के लिए ये एक गिल्ट ट्रिप जैसा था। उसने पूरी जर्नी में न केवल ओडेशियस को आकर के रास्ता दिखाया, उसका मार्गदर्शन किया, बल्कि हर पॉइंट पे उसे आईना भी दिखाया और ओडेशियस को रियलाइज कराया कि तूने जो किया है उससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। उसका बोझ कितना बड़ा है तुझे हर पॉइंट पे रियलाइज करना पड़ेगा। तो जेंडाया का पात्र बहुत ही शानदार लिखा हुआ एक ग्रे कैरेक्टर था। अब या तो उसे ऐसे देख लें कि एथेना देवी उस लड़की का रूप लेकर के पूरे रास्ते ओडेशियस के साथ रही, या उसे यूं भी देखा जा सकता है कि उस लड़की की आत्मा ओडेशियस के साथ साथ चल रही थी और लगातार उसे आईना और उसके पाप का भरा हुआ घड़ा दिखा रही थी। वो पाप का घड़ा जो उन्होंने खुद भरा था, ज़्यूसिस लॉ तोड़कर, आइडल्स का अपमान करके, हर आइलैंड पे रुकने के साथ ही वहां पर भी मारकाट मचा के। ऑब्वियसली पोसाइडन का श्राप मिलने से पहले तक, उसके बाद तो उनकी ही हालत ऐसी। जिन्होंने फिल्म देख लिया वो ये मीम रेफरेंस समझ जाएंगे। और इसीलिए मुझे जेंडाया की कास्टिंग इस रोल के लिए परफेक्ट लगी, क्योंकि उसे केवल एक नम्ब सी एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ पूरी जर्नी में ओडेशियस के साथ चलना था। उसकी आंखों में कोई खुशी या कोई दुख नहीं दिखना चाहिए था, केवल एक मुरझाया चेहरा होना चाहिए था जो ओडेशियस को हर पॉइंट पे गिल्ट दे, उसके पाप का एहसास कराता रहे। और मुझे लगता है कि जेंडाया ने वो रोल बखूबी निभाया। यूं कहूं कि अपने आप निभ गया, क्योंकि नम के अलावा उसके पास कोई एक्सप्रेशन होता ही नहीं है। तो यहां नोलन ने आपदा को अवसर में बदल लिया। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल और मजेदार कैरेक्टर पे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप मुझे एक बात सोच करके बताइएगा अपने विजडम के लेवल पे, बौद्धिक स्तर के लेवल। मान लीजिए कि मैं रामायण फिल्म बना रहा हूं और मैं भारत के हिसाब से फुल ऑन वोक हो चुका हूं, और मुझे एक वोकड़ी एक्ट्रेस, मान लीजिए कि स्वरा भास्कर को रामायण के सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे स्ट्रॉन्ग रोल के रूप में लेना है, तो मैं उसे कौन सा रोल दूंगा? मां सीता का, या फिर शूर्पणखा का, या कोई ऐसा मंदोदरी टाइप का? सीधी सी बात है, यदि मुझे उसे पर्दे पर स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो उसे मैं मां सीता का रोल दूंगा। लेकिन यदि मैं उसे शूर्पणखा का रोल दूं, जिसके कारण असल में रावण और उसके पूरे साम्राज्य का, उसके परिवार का नाश हुआ था, और एक पर्सपेक्टिव ये भी था कि वो एक लेवल पे चरित्रहीन भी थी। अरे भाई, 2 शादीशुदा पुरुषों पे जा करके डोरे डाल रही है, तो चरित्रहीन नहीं तो क्या होगी? तो यदि ऐसा रोल किसी वोकड़ी एक्ट्रेस को दूं, तो आप ही बताइए कि मैं वोक लोगों का समर्थक हूं या उनका दुश्मन? अब यही हुआ है इस फिल्म में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि असल में क्रिस्टोफर नोलन ने ब्लैक या ब्राउन एक्टर्स, इनको रोल वोकनेस के कारण या ग्रीक्स को नीचा दिखाने के लिए नहीं दिया था, बल्कि अपनी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड लिस्ट में जगह दिलाने के लिए दिया। क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऑस्कर ने ये क्राइटेरिया बना दिया है कि विशेष रंग, एथनिसिटी के लोगों को अपनी फिल्म में चांस देना ही होगा, तभी आपकी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो सकेगी। यहां नोलन ने बड़ी चतुराई से लुपिता को हेलन और उसकी जुड़वा बहन का रोल दिया।
अब जैसा कि मैंने कहानी में बताया कि हेलन, जिसका कैरेक्टर खुद ग्रे सा था, कुछ लोगों के अनुसार वो विक्टिम थी क्योंकि मेनेलियस उसके साथ एक अच्छे पति जैसा व्यवहार नहीं करता था, और ऐसा ही इस फिल्म में भी दिखाया गया है। लेकिन फिल्म में 3 बहुत शानदार रेफरेंसेस हैं। एक जगह ओडेशियस और उसकी पत्नी पेनेलोपे के बीच का कॉन्वर्सेशन है, जहां दोनों अपना अपना व्यू बताते हैं हेलन को लेकर के। ओडेशियस कहता है कि पेरिस जबरन हेलन को उठाकर ले गया, और पेनेलोपे कहती है कि यह बात तुमको कैसे पता? क्या पता हेलन उसके साथ मर्जी से गई है। अगला रेफरेंस, ट्रोजन वॉर खत्म होने के बाद जब मेनेलियस अपनी सो कॉल्ड पत्नी हेलन को वापस ले आता है तो वो उसका आधा जला हुआ चेहरा दिखाता है। वो सीन देखकर ऐसा फील होता है कि मेनेलियस जानबूझ के उसका चेहरा बिगाड़ कर लाया है, या शायद वो युद्ध के दौरान जल गया। पर यदि आप वो सीन बहुत ध्यान से देखेंगे और मेनेलियस की बॉडी लैंग्वेज समझेंगे तो उसका कैरेक्टर एक अच्छे पति वाला नहीं दिखाया गया है। तीसरा सीन, हेलन उस सीन में ओडेशियस के बेटे टेलीमैकस से कहती है कि जाकर अपनी मां को मेरी तरफ से सॉरी कहना, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में उसके पति को घसीटने वाली और इस पूरी लड़ाई का कारण असल में मैं ही हूं। तो देखा जाए तो यहां हेलन के ग्रे कैरेक्टर को भी थोड़ा सा तवज्जो दिया गया है। फिल्म कहीं भी ये क्लियर नहीं करती कि हेलन का कैरेक्टर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक और मजेदार रेफरेंस है जो इस डिबेट को पूरी तरीके से खत्म कर देगा और इन दोनों भाइयों और इनकी बीवियों को पूरी तरह से एक्सपोज कर देगा, लेकिन वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। उससे पहले मेरा इन अमेरिकन गोरों से और इन्हें आंख बंद करके फॉलो करने वाले वी बॉयकॉट ओडेसी 2 चिल्लाने वालों से बस ये सवाल है कि भाई नोलन को अगर फिल्म में वोकनेस फैलानी होती और लुपिता को या किसी ब्लैक एक्ट्रेस को एक स्ट्रॉन्ग रोल देना होता तो वो उसे पेनेलोपे का रोल देता, जो कि पूरी फिल्म में और असल कहानी में भी एक स्ट्रॉन्ग महिला और एक तगड़ी कैरेक्टर थी। अपने पति और किंगडम के लिए 20 साल लड़ती रही। चलो मेन कैरेक्टर नहीं सही, उसे निम्फ का रोल दे देता जो फिल्म में थीरोन ने निभाया है। स्क्रीन टाइम भी हेलन के कैरेक्टर से ज्यादा था और वो कैरेक्टर कहानी और फिल्म दोनों में ही सुंदर दिखने वाली कैरेक्टर की तरह लिखा गया है। तो भाई अगर ब्लैक इज ब्यूटीफुल यही नैरेटिव पुश करना होता तो निम्फ वाला कैरेक्टर परफेक्ट था। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सच यही है कि नोलन ने लुपिता को परफेक्ट कैरेक्टर दिया, और जब महीने भर से ये लेफ्ट और राइट वाले आपस में लड़ रहे थे तो नोलन बैठा हुआ पॉपकॉर्न खा रहा होगा, क्योंकि उसे पता था कि फिल्म आने के बाद इन दोनों का ही कटने वाला है। और देखा जाए तो क्रिस्टोफर नोलन ने लेफ्ट वालों का ज्यादा बड़ा काटा है। सोचिए कि कोई पाव भर दिमाग वाला ब्लैक कम्युनिटी का व्यक्ति अगर होगा, वो इस फिल्म को देख करके हेलन को या उसके कैरेक्टर को क्या सीना चौड़ा करके एक्सेप्ट करना चाहेगा? क्योंकि उस कैरेक्टर का कुछ पार्ट कहीं ना कहीं एक कैरेक्टरलेस महिला वाला भी है। तो देखा जाए तो लेफ्ट का तो राइट वालों से भी बड़ा कटा है। धनिया बता करके मिर्ची बो दी नोलन ने उनके भीतर। पर जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, ये अमेरिकन गोरे दिमाग से पैदल ही नहीं होते, बल्कि इनका रेसिज्म अलग लेवल के आयाम छू चुका है। इनकी प्रॉब्लम केवल ब्लैक हेलन या एलियट पेज से नहीं थी, धीरे धीरे इनकी रेशियल घृणा हर नॉन वाइट कैरेक्टर तक पहुंच गई। फिल्म में ओडेशियस के साथी के रूप में एक भारतीय यानी कि इंडियन एथनिसिटी का एक्टर हिमेश पटेल है। आप ट्विटर पर देखेंगे तो आपको तमाम ऐसे हैंडल मिल जाएंगे जो हिमेश पटेल और उसके थ्रू पूरी इंडियन और ब्राउन कम्युनिटी पर रेसिस्ट टिप्पणियां कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे कि देखो देखो एक भूरे को ग्रीक बना दिया, क्या ये ग्रीक लग रहा है? इन उल्लू के पट्टों से कोई पूछे कि मैट डेमन भी किस एंगल से ग्रीक लग रहा है भाई, पर दोनों ही एक्टर हैं ना, दोनों एक एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उन्हें जज करना है तो उनकी एक्टिंग स्किल्स पे करो, पर वो तुम करोगे नहीं, क्योंकि अमेरिकन राइट विंग और खास तौर पे ये ट्रंप के टट्टों के दिमाग उनकी गोटियों की जगह होते हैं और उनकी गोटियां दिमाग की जगह होती हैं। इन्हें केवल रेसिज्म फेंकना है, फिर चाहे वो ब्लैक्स पे हो, इंडियंस पे हो, मैक्सिकन्स पे, किसी पे भी हो। देखा जाए तो एंशियंट ग्रीक लोग सूरत में, रंग रूप इत्यादि में भारतीयों से ज्यादा करीब थे एज कंपेयर टू प्योर व्हाइट रेस। तो शक्ल की अगर बात करनी ही है तो फिर तो मैट डेमन भी ग्रीक नहीं लग रहा है, पर दोनों ने फिल्म में शानदार एक्टिंग की है एंड दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। ये हुई फिल्म के चारों ओर घूमती पॉलिटिक्स और अमेरिकन राइट विंग की छिलाई। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अंत में बताऊंगा कि ओडेशियस की वो जो आत्मग्लानि थी, गिल्ट थी, वो वाला नैरेटिव कितना सही था और कितना गलत था। कुछ लोगों को इस बात से भी तकलीफ है या डाउट है इस पर कि फिल्म में ओडेशियस को अंत में पश्चाताप करते हुए दिखाया गया है। ऐसा क्यों? उस समय युद्ध भी हुआ करते थे, शहर के शहर तबाह भी किए जाते थे, लेकिन पर्टिकुलरली ऐसे केस में उसे पश्चाताप करते हुए क्यों दिखाया गया, जबकि लोगों को पश्चाताप होता नहीं था? तो यह फिल्म जबरदस्ती पीसफुलनेस बांट रही है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे ऐसे उदाहरण से समझिए, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, क्या इस वॉर की कोई जरूरत थी? भाई तू एक राजा है,
तेरी पत्नी तुझे छोड़कर चली गई। अब उसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो तू एक घटिया पति है या फिर तेरी पत्नी कैरेक्टरलेस है, और इन दोनों ही वजहों के लिए तेरे दोस्त राजा आसपास की किंगडम किसी और राज्य पे हमला क्यों करे। और चलो हम तीसरा यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो मान लेते हैं कि हेलन को प्रिंस ऑफ ट्रॉय यानी कि पेरिस ने जबरन अगवा किया था। तो भाई ऐसे में भी तुझे बाकी लोगों को युद्ध में खींचने का क्या हक है, पूरे किंगडम को युद्ध में झोंकने का क्या हक है, और ऐसे लोग जो युद्ध में जाना भी नहीं चाहते थे। वैसे तुलना का कोई पॉइंट बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपहरण के ही उदाहरण से समझना है तो हम रामायण का उदाहरण ले लेते हैं, जहां पर मां सीता को रावण ने जबरन अगवा किया था। ऐसी कंडीशन में भी राम जी ने अयोध्या से सेना नहीं बुलाई थी, जबकि उनके भाई भरत ने आकर के सेना देने का प्रस्ताव रखा था, ऑफर किया था। राम जी ने खुद अपनी वानर सेना शून्य से तैयार करी, सुग्रीव के साथ एक पैक्ट किया कि भाई मैं तेरी सहायता करूंगा, फिर तू मेरी सहायता करना, लेकिन किसी को जबरन युद्ध में झोंका नहीं, अपनी लड़ाई अपने कंधों पर लड़ी। और इतने के बाद भी रावण को मारकर लंका में मारकाट नहीं मचाई, मंदिर नहीं तोड़े, अपने ही देवी देवताओं की मूर्तियां, शिवलिंग जो कि लंका में ऑब्वियसली होंगे, भाई रावण शिव भक्त था, वो शिवलिंग नहीं तोड़े, कहीं संदर्भ नहीं मिलता। निर्दोष लंका वासियों के गले नहीं काटे, बल्कि रावण के ही भाई को वहां पर राजा बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, इसे ही धर्म युद्ध कहते हैं। और ग्रीक्स की भाषा में बता दूं तो इसी को ज़्यूस के लॉज की रेस्पेक्ट करना कहा गया है। अब आता हूं उस अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस पे, जिसके बारे में मैंने कहा था कि इसके बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों भाई ना तो अच्छे राजा थे ना अच्छे पति थे। जैसा कि मैंने कहा था ना, 3 रेफरेंस है पिक्चर में और असल कहानी में भी। ये दोनों भाई मेनेलियस और एगमेम्नन और इनकी दोनों बीवियां जो कि जुड़वा थी, ये सब के सब ससुरे घोर निर्लज्ज थे। और इसका प्रूफ क्या है? क्या आप जानना चाहेंगे कि एगमेम्नन के वॉर जीतकर आने के बाद उसके साथ क्या हुआ था? मित्रों, उसकी अपनी बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसे मार डाला था। और इसका कारण क्या था? क्योंकि एगमेम्नन ने अपनी बेटी को अपने हाथों से मारा था। तो अब आप समझ लीजिए कि इन चारों का चरित्र क्या और कितना वियर्ड था। दोनों भाई ससुर क्रूर हैं और दोनों की बीवियां उस क्रूरता के कारण या जिस भी कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं। वहीं दूसरी तरफ ओडेशियस की पत्नी 20 साल उसका इंतजार करती है और वो लौट कर भी आया। अब सोचिए कि क्या ऐसे लोगों के लिए आप लड़ना चाहोगे? अपनी पत्नी को छोड़ करके 20 साल दूर रहना चाहोगे अपनी पत्नी से, बच्चे से, पूरे किंगडम से? इसीलिए ओडेशियस को पश्चाताप होना जरूरी था, लाजमी था। उसे पीटीएसडी कह लें या कुछ भी कह लें, और वो उसे हुआ भी था। इसके प्रूफ मिलते हैं राइटिंग्स में भी और लॉजिकली भी। ओडेशियस जानता था कि उसने ट्रोजन वॉर में ज़्यूस के लॉ जैसे अपने ही इंपॉर्टेंट और पायस नियमों तक को ताक पे रख के केवल पाप और मौत का नंगा नाच किया था। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक डायलॉग भी है कि हमने पीस के नाम पर एथिना यानी कि अपनी देवी के नाम पर गिफ्ट ऑफर किया, वो हम पे विश्वास करके उसे अपने घर में ले गए। हमने वो सब कुछ भ्रष्ट किया, बर्बाद किया जो कि सेक्रेड था यानी पवित्र था। हम लोग ट्रोजन वॉर को बस एक युद्ध और एक योद्धा की बड़ी चतुर सी ट्रिक की तरह देखते हैं कि कैसे एक लकड़ी के घोड़े को यूज करके पूरे राज्य को युद्ध में हरा दिया। लेकिन उस दिन बस ट्रॉय नहीं हारा था ज़्यूस का वो लॉ जिन पर हजारों साल पुरानी ग्रीक सभ्यता चला करती थी। और इसी ज़्यूस के लॉ के चारों ओर बेस्ड है फिल्म दी ओडिसी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जिन लोगों ने फिल्म देखी है या इस बारे में पढ़ा है उन्होंने एंजॉय किया होगा। थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होंगी, अगर नहीं पता थी तो आपको पता लग गए होंगे 1-2 रेफरेंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ वीडियो शेयर करें। और दी ओडिसी अगर आपने देख लिया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा विजुअली भी, क्योंकि IMAX में फिल्म रिलीज हुई है और विजुअली तो बहुत अच्छी है, तो वो कमेंट्स में आप बताइएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक करना ना भूलें।